Very good evening, all. Good evening. That's great. So, again, a warm welcome to all of you in तैयारी एग्जाम की ई लर्निंग. हम सब जुड़े हैं क्लास सीखने के लिए. ट्रेडमार्क अगर प्रैक्टिशनर हम लोग बनना चाहते हैं तो इस क्लास में जुड़े हैं ताकि हम ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सके. ठीक है, और हम अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सके. अगर हमारे पास कोई भी पर्सन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस के लिए या ट्रेडमार्क के काम के लिए आता है तो हम उनका काम डिलीवर कर सके. ठीक है, तो के बारे में मेरा नाम सीएमए गौरव कुमार है. ठीक है, और मैं ट्रेडमार्क प्रैक्टिशनर भी हूँ. ठीक है, और सिंस 2012 से मैं ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस करता हूँ. ठीक है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं उनके लिए ट्रेडमार्क की अवेलेबिलिटी को चेक करके उनके ट्रेडमार्क प्रॉपर अप्लाई करते हैं एंड देन उनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने तक उनको हम प्रॉपरली हेल्प करते हैं. ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं उन सभी का पर्पस क्या है कि हम क्लास में लीगल प्रोस्पेक्ट को तो समझे साथ में जो प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्ट्स है हमारा. ठीक है, कि ट्रेडमार्क अगर किसी भी पर्सन का अप्लाई करना है तो ट्रेडमार्क अप्लाई कैसे किया जाए. ठीक है, और अपने क्लाइंट्स को हम ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिलने में कैसे मदद कर सकते हैं. ठीक है, और जब सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद भी अगर उसके रिलेटेड कुछ काम होते हैं, जैसे कि कोई बंदा उसके ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है बिना उसको बताए, ठीक है, तो इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड चीजें हम उसको उसके ऊपर उसको सजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, साथ में जब उनका ट्रेडमार्क एक्सपायर होने वाला होता है तो उसको हम रिन्यूअल करा सकते हैं, या कभी कभी ट्रेडमार्क के चीजें में हमें उनको ट्रांसफर भी करना होता है. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रेडमार्क ट्रांसफर मिल जाता है. तो ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस काफी लार्ज प्रैक्टिस है. सिर्फ एप्लीकेशन ही ट्रेडमार्क का काम नहीं है. ट्रेडमार्क को पहले अप्लाई करना, फिर जिस पर्सन को सर्टिफिकेट मिल गया है उनको प्रोटेक्ट भी करना है आपको. एक तो ट्रेडमार्क एक्ट तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, बट आपको भी थोड़ा प्रोटेक्ट करना है. उनको टाइम टू टाइम ये बताना कि आपसे रिलेटेड ट्रेडमार्क किसी ने फाइल किया है नहीं किया, मिलता जुलता ट्रेडमार्क, कोई आपके ब्रांड को चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा. ठीक है, और लाइफ टाइम फिर उनको इन सब चीजों की सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है. ठीक है, तो बीइंग अ ट्रेडमार्क प्रैक्टिशनर आपको काफी सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, और आई होप कि मैं आपको इस पूरे क्लास के ड्यूरेशंस में एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, लीगल एस्पेक्ट्स पे भी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी. जो भी मैंने अपने पूरे लगभग 12-13 साल की प्रैक्टिस में जो भी मैंने गेन किया है उसको मैं आप लोग तक डिलीवर कर पाऊं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स का है ब्रीफ इंट्रोडक्शंस. मोस्टली जो इस सेशन में जुड़े हैं, इस ट्रेडमार्क क्लास में जुड़े हैं, उनका बेसिकली किस तरह के बच्चे हैं मैं जानना चाहूंगा. इस स्टूडेंट में कितने लीगल प्रोफेशनल्स हैं, और कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर जुड़े हैं, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट जुड़ा है, या कोई इवन टैक्स कंसल्टेंट भी जुड़ा है इस कोर्स में. तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अभी शशि मेरे साथ जुड़े हैं. जी सर. आप क्या करते हैं शशि? आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट. प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, दैट्स ग्रेट. तो ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस आपने स्टार्ट कर दी है? जी जी नहीं सर. अब इस क्लास के थ्रू आप ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ. दैट्स ग्रेट. फिर हसीना, शी इज ऑल्सो देयर. हाँ जी, तो योर प्रोफाइल इज यू आर एन ऑल्सो एन एडवोकेट? Yeah, I'm एडवोकेट. practicing now. ओके. निर्मल. So, very good evening. I am an HR professional. I'm working with an as heading an HR and legal of an organization. And so I have MBA and LLB. So in future, I'm having a plan to start my practice. Currently, I am into the level of practice activities. Hello. I have some further planning that I would be involving myself into the trademark and patent copyright, this kind of practices. That's great, great, Nirmal. Okay. Next one is the Parth. Yes, sir. Myself, Parth, and I'm from Surat, and practicing as an advocate, trademark attorney. But as a trademark related knowledge कम होता है, इसलिए क्लास ज्वाइन किया. That's great. Yeah. Pooja. Good evening, sir. Very good evening. Sir, I'm CS LLB, That's great. and my husband is a chartered accountant, so we both are working together. Mm-hmm. And sir, I joined your classes for ROC basic and advanced course, Mm-hmm. and I have joined the class just to get additional knowledge regarding trademarks, sir.
Okay. So you are in advocating, doing the practicing as advocate or company secretary? Sir, as a company secretary, my husband is a chartered accountant and we both are practicing in income tax GST work, sir. Okay. So you want to explore the trademark areas also? Yes, Right. yes. So Ritesh, what you do? Hello. Yeah, Ritesh, tell me. So I'm law student. Mm-hmm. I'm pursuing to LLB. You are pursuing LLB. Okay. So you are an student. That's great. In future, what you want? I want to practice in IPR. IPR. That's great. So you have a dream to practice in IPR and to serve your client trademark, copyright, and the patent also. Okay. Yes, yes. That's great. Next one is Sanika. Good evening, sir. So Mm-hmm. I'm from Pune and I'm pursuing third year of my BBLLB. And in future, I'm interested to start my practice in IPR. That's great. Now the Swati. Yes, good evening, sir. I'm Advocate Swati Mardani. Mm-hmm. I'm practicing advocate and right now practicing in construction and civil matters. And I want to explore in a trademark registration and all that. IPR, especially. That's great. Tina. Good evening, sir. I am from Noida and I am pursuing final year LLB. That's great. So it's a nice introduction. So students and the learner from all over India are joined in this class, and I'm very feel happy that the segment of the students are basically from the all class. So there are the some students also in the final year of LLB. There are some students also who is the practicing as a tax consultant. There are some students also in this session who is a practicing advocate and जो अपना practice start करना चाहते हैं, और फाइनल ईयर ऑफ LLB स्टूडेंट्स भी हैं. ठीक है. और आई एम वेरी ग्लैड टू सी CS स्टूडेंट ऑल्सो लुकिंग फॉर टू एक्सप्लोर द एरिया ऑफ ट्रेडमार्क. और काफी अच्छा है CS स्टूडेंट के लिए भी. ठीक है कि आप ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू हैव एन गिवन प्लेस इन द ट्रेडमार्क IPR टू एक्ट एज एन एजेंट ऑल्सो. सो अगर आपको सेक्रेटरियल डिग्री है ना, CS हो और प्रैक्टिसिंग हो आप, ठीक है, एज ए company secretary, then you have options to you can become the agent by registering as a agent. Okay. So for the other students or the learner who have not the degree as an LLB and is not doing the practice as an advocate, they can also practice in the trademark. They can file the trademark, all the forms as a tax consultant, and they have also provided the space in the IPR Act to practice as a trademark consultant. Okay. So, like me, I am practicing as a cost accountant since 2012, but my area of interest isn't very much in IPR, and since 2012 I'm getting my CMA degree. I'm in the serving my clients all over the country and all over the India, and helping them to register their trademark. And after that, okay. So this was my introduction, and I got that nice introduction from the other. So first of all, हम थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं. क्या आप लोग सीखोगे, क्या क्या चीजें ट्रेडमार्क में कवर होंगी. देखो, दो चीजें हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं. एक तो लीगल पार्ट है, दैट विल बी अवेलेबल विद यू इन द प्री रिकॉर्डेड सेशन. ठीक है. बहुत सारे लीगल पार्ट है जहां पे हमें सेक्शंस डिस्कस करने हैं, रूल्स डिस्कस करने हैं. तो मोस्ट चीजों को हमने एक रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट किया है, जहां पे आपको जो ये सारे चीजें हैं ट्रेडमार्क के बारे में, ये तो मैं आपको डिस्कस करूंगा. डेफिनेशंस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडमार्क, व्हाट इज ट्रेडमार्क, यूज ऑफ ट्रेडमार्क, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडमार्क, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क. आपने सुने भी नहीं होंगे इतने तरह के नाम कि भाई इतने तरह के ट्रेडमार्क फाइल भी होते हैं. ठीक है. फिर फंक्शन ऑफ ट्रेडमार्क. ठीक है. फिर उसके बाद जो लीगल फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल ओवरव्यू ऑफ द ट्रेडमार्क, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेडिटीज एंड द कन्वेंशन. ठीक है. पेरिस कन्वेंशन, मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या है, ट्रिप्स एग्रीमेंट्स क्या है. ठीक है. नेशनल इंटरनेशनल ट्रेडमार्क फ्रेमवर्क्स कैसे काम करता है. ठीक है. ये दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. ठीक है. और मॉड्यूल 2 इज रिलेटेड टू द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रेडमार्क, वेयर वी विल कम टू नो दैट कि भाई इंडियन ट्रेडमार्क लॉ, ठीक है, वो क्या है. ओवरव्यू जहां पे आपको ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में मिलेगा. ठीक है. की डिफिनेशंस अंडर द एक्ट क्या है, ट्रेडमार्क रूल्स,
2017 क्या कहता है, ठीक है, रूल्स ऑफ द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क क्या है, ठीक है, देन अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेडमार्क लॉ, ठीक है, यूएस ट्रेडमार्क लॉ क्या कहता है, ठीक है, फिर यूरोपियन यूनियन ट्रेडमार्क लॉ है क्या है, ट्रेडमार्क लॉज इन अदर की जुरिडिक्शन चाइना एंड जापान। तो ये आपको लीगल फ्रेमवर्क दैट इज इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, वहां पे आपको लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, यू कैन लिसन देम वेरी केयरफुली। और ये रिकॉर्डेड भी जो है वो इट इज नॉट लाइक दैट कि हमने पीपीटी रिप्रेजेंट किया, वी हैव टेकन वन लाइव क्लास बैच वेयर द ऑल द थिंग्स हैज बीन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द क्लास। ओके, सो मॉड्यूल 3 इज अगेन द ट्रेडमार्क अटॉर्नी फॉर एन एजेंट, व्हाट इज दिस, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रेडमार्क एंड रजिस्ट्रेबिलिटी, मॉड्यूल 4, in this we have discussed the distinctiveness requirement for a trademark to be distinctive, inherent distinctiveness which acquired, generic and descriptive marks, absolute and relative ground of refusals, these are the terms that we have used for describing you and to make you understand the things about the trademark. Okay, so this all will be like for the recorded session from the module 8. Okay, we will go into the practical session. Okay, this will be taken by me in this class. ठीक है, और ये सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा प्रैक्टिकल क्लास। ठीक है, तो आपको पहले तो मैं आपको ट्रेडमार्क का पोर्टल ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, जहां पे आपको ये समझना है कि ट्रेडमार्क के पोर्टल कौन से हैं और कौन कौन से पोर्टल्स किस काम के लिए होते हैं। एक ऐसा ये एक सिंगल ऐसा पोर्टल है जहां पे डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट पोर्टल आपको अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कहीं और होता है, सर्च कहीं और होता है, ठीक है, स्टेटस कहीं हमें और से मिलता है, और हमें डिस्क्रिप्शन से ओवर लेनी होती है तो हमें और कहीं से मिलता है। ठीक है, तो टोटल 4 पोर्टल है जिसके थ्रू ये पूरा ट्रेडमार्क का काम हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर मॉड्यूल 9 आपका देखोगे ट्रेडमार्क क्लासेस में हम देखेंगे कि पूरा ट्रेडमार्क के मतलब ट्रेडमार्क के कितने क्लास हैं। जो गुड्स की क्लासेस हैं वो 1 to 34 हैं, फिर 35 से लेके 45 की क्लासेस सर्विसेज क्लास है। ईच क्लास के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ईच क्लास में किस तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रखा गया है। ठीक है, फिर ट्रेडमार्क को हम सर्च कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू सर्च द ट्रेडमार्क। अगर आपके क्लाइंट ने बोला कि सर मुझे ये ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ट्रेडमार्क सर्च पोर्टल पे जाके जो उनके सर्च मैकेनिज्म है उनको यूज करके आप ये बताओगे कि ये ट्रेडमार्क क्या रजिस्ट्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो, एप्लीकेशन करने से आपको नहीं रोका गया। ठीक है, आपने बोला कि चलो जी रिलायंस एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है, मैं उसी नाम से अप्लाई कर दूं, तो डिपार्टमेंट विल नॉट स्टॉप यू टू मेक एन एप्लीकेशन, बट हाँ उसके बाद आपको रिजेक्ट कर देंगे या ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे। ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रेडमार्क के डिग्री चेक करें, डिग्री ऑफ एलिजिबिलिटी चेक करें कि क्या ये ट्रेडमार्क एक्चुअली रजिस्ट्रेशन हो सकता है या नहीं सकता, या इसके रजिस्ट्रेशन में मुझे कितनी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेडमार्क को सर्च करना सिखाऊंगा कि ट्रेडमार्क को आप सर्च कैसे करोगे। ठीक है, फिर बात करेंगे हम टाइप ऑफ ट्रेडमार्क फॉर्म्स की। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे ट्रेडमार्क के। ठीक है, जैसे ना एक तो आ गया ट्रेडमार्क TMA, नई एप्लीकेशन यहीं से जनरेट होती है। ठीक है, नई यही फाइल होती है। कोई मॉडिफिकेशन करना है हमें, कुछ अदर पर्पस है, उसके लिए हम TMM यूज करते हैं। ये मैं आपको सारा बताऊंगा कौन से फॉर्म किस पर्पस के लिए होते हैं और कितनी फीस इसकी जाती है डिपार्टमेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है TMO, ये अपोजिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, TMU है, फिर फॉर्म 5 है, TM48 है, ये बेसिकली TM48 अटॉर्नी का है। ठीक है, और TMC मतलब डिफरेंट फॉर्म्स है, उसके बारे में बताएंगे। फिर डिजिटल सिग्नेचर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जब आप ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपका सिस्टम जो है वो कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए। तो इसका एक स्टेप्स है। ठीक है, उस स्टेप्स को आपको फॉलो करोगे तभी आप DSC इंसर्ट करोगे तो आपका फॉर्म सर्टिफाई होगा। और ये भी ऐसा है कि इसने बोल रखा कि भाई जो सिग्नेचर लगेंगे वो लगेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, एज पे भी नहीं, एक्सप्लोरर पे, और जो फीस की पेमेंट होगी वो होगी आपकी क्रोम पे। तो ये थोड़ा सा इनको देखना पड़ता है, तो ये सब मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको ये करना है। ठीक है, फिर व्हाट इज द KYC, हाउ टू अपलोड द KYC, DSC लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए या रिन्यूअल करने के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अब आप यहां से मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि एक नया ट्रेडमार्क आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइल करना है। ठीक है, सिंगल क्लास में कैसे फाइल करना है, केस टू केस बेसिस पे समझाऊंगा कि आपको एंटिटी बेस्ड रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसे किसी का ट्रेडमार्क आया आपके पास,
उन्होंने बोला भाई मुझे तो इंडिविजुअल नेम पे चाहिए, ठीक है, तो उस केस में एप्लीकेशन कैसे जाएगी। उन्होंने बोला कि मेरे को कंपनी के नाम पे चाहिए, तो उस केस में एप्लीकेशन कैसे जाएगी, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपके पास होने चाहिए, ठीक है। किसी ने बोला कि भाई मेरे को अपने फॉर्म के नाम पे रजिस्टर कराना है या पार्टनरशिप में करना है, ज्वाइंट एप्लीकेशन देना है ट्रेडमार्क का, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपको सारा एक एक केस करके अलग अलग टीएमए में आपको मैं समझाऊंगा कि टीएमए आपको कैसे फिल करके आपको सबमिट करना है डिपार्टमेंट को, ठीक है। फिर जब ट्रेडमार्क अप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो अप्लाई होने के बाद, ठीक है, एक प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, डिपार्टमेंट ने चेक किया और उसको सर्टिफिकेट इशू हो गया, ठीक है। ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन से लेके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने में करीबन करीबन 9 महीने से 1 साल का टाइम लग जाता है, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में ट्रेडमार्क एक डिफरेंट स्टेज से गुजरता है, जिसमें से एक स्टेज होता है जब डिपार्टमेंट आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को चेक करेगी और अपना एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करेगी, ठीक है, कि हमने आपका एप्लीकेशन चेक किया और हमें आपके एप्लीकेशन में या तो डिफिशियंसी नजर आ रही है, ठीक है, इस डिफिशियंसी को पूरा कीजिए, इसके लिए एक फॉर्म दिया उन्होंने, टीएमएम को फाइल कीजिए, ठीक है, या फिर आपके ट्रेडमार्क को वो ऑब्जेक्ट कर देगी, ऑब्जेक्ट करके सेक्शन 9 और सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन दे देगी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशूड बाय द डिपार्टमेंट, एंड उसके बाद आपका ट्रेडमार्क स्टेटस चेंज होकर ऑब्जेक्टेड हो जाता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट। तो हम ऑब्जेक्शंस को समझेंगे कि सेक्शन 9 में ऑब्जेक्शन किस तरह की आती है, फिर सेक्शन 11 में हमारे पास किस तरह की एग्जाम्पशन आती है, उसके अंदर कुछ चीजों को समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट में और भी डिफिशियंसी का अगर दिया उन्होंने कि भाई इस तरह की डिफिशियंसी है, तो डिफिशियंसी में किस तरह का डिफिशियंसी आता है, उसको आप कैसे दूर करोगे, उसके लिए फॉर्म्स कौन से हैं, ठीक है, वो फॉर्म्स कैसे फाइल होते हैं, ठीक है। साथ में ही आपको वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट का जो MISR फॉर्म है उसको प्रिपेयर करना, रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो हमें रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करके MISR फॉर्म में हम कैसे अपलोड करेंगे, ताकि फिर डिपार्टमेंट उसको चेक करेगी। अगर डिपार्टमेंट को वहां लगता है कि आपके जवाब से वो सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो फिर उसे पब्लिश कर देती है, इसमें पब्लिक जनरल में, ठीक है, और पब्लिक जनरल में वो 4 मंथ तक रहेगा, ठीक है। उस समय अगर किसी पब्लिक ने अगर उस ट्रेडमार्क को अपोज कर दिया, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अपोज कर दिया, ठीक है, कि भाई ये जो ट्रेडमार्क है ये डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये तो ट्रेडमार्क मेरे से मिलता जुलता है, मेरे को प्रॉब्लम है इसमें रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, मेरी ब्रांड आइडेंटिटी को चुराना चाहते हैं या मेरी ब्रांड आइडेंटिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो आपको अपोज करेगी। तो अपोजिशन के लिए वो आपको एक अपोजिशन नोटिस सेंड करेगी। तो हम मैं आपको भी समझाऊंगा कि अपोजिशन नोटिस कैसे आपको रीड करना है, एक एक पॉइंट कैसे रीड करोगे, ओपनिंग पैराग्राफ में क्या डालता है, बीच के मिडिल ऑफ द पैराग्राफ में लोग क्या डालते हैं, फिर लास्ट प्रेयर जो होता है उसमें क्या डालता है। तो नोटिस ऑफ अपोजिशन कैसे सेंड करना है, अगर आपको सेंड करना है, अगर हमें रिसीव हुआ है नोटिस ऑफ अपोजिशन हमारे ट्रेडमार्क अप्लाई पर, अगर किसी ने अपोज कर दिया है, तो फिर उसको आप कैसे काउंटर रिप्लाई फाइल करोगे, ठीक है। तो आफ्टर काउंटर रिप्लाई कैसे आपको प्रिपेयर करना है, आपके नोटिस अपोजिशन को रीड करके, जो सामने वाले पर्सन ने नोटिस अपोजिशन दिया है उसको आप केयरफुली रीड करोगे और ईच पैरा का आप रिप्लाई प्रिपेयर करोगे अपने तरीके से, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंटेशन को देख के, ठीक है। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम दिया जाता है, ठीक है। सामने वाली पार्टी जिसने हमें नोटिस दिया है वो अपना एविडेंस सबमिट करती है, अगर वो सबमिट कर दिया तो फिर हमें अपना एविडेंस सबमिट करना होगा, ठीक है। अगर उसने अपना एविडेंस सबमिट नहीं किया, ठीक है, एक टाइम फ्रेम है 2 महीने का, तो वो निकल गया। उसके बाद डिपार्टमेंट हियरिंग में आती है, एक हियरिंग लगती है। हियरिंग में अगर सामने वाली पार्टी आई तो दोनों को हियर किया जाएगा, नहीं आई तो इस केस में फिर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है, ऑर्डर पास कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, ठीक है। ऑब्जेक्शन वाले केस में भी होता है, अगर डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन किया, आपने जो रिप्लाई दिया, अगर उस पॉइंट पे आपका रिप्लाई सेटिस्फाइड नहीं लगा, डिपार्टमेंट को लगा रजिस्ट्रार को कि भाई मुझे क्लैरिफिकेशन की नीड है, ठीक है, तो आपको हियरिंग में लेके जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको रेस्पेक्टिव स्पेसिफाइड डेट, जब भी उन्होंने दिया स्पेसिफाइड डेट, उस डेट पे अपने फैक्ट एंड डॉक्यूमेंट के साथ आपको हियरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, तो आपको वो क्या करेगा, पब्लिक जनरल में इशू कर देगा, ठीक है। तो दोनों केस में हियरिंग होती है, ऑब्जेक्शन रिप्लाई एक्सेप्ट हो गया तो पब्लिक जनरल में चला जाएगा, अदरवाइज हियरिंग में चली जाती है। अगर ओपोजिशन में सामने वाली पार्टी ने एविडेंस सबमिट कर दिए, ठीक है, तो हियरिंग होगी, और नहीं भी किए तो भी हियरिंग होगी, ठीक है। तो एक बार ओपोजिशन आने का मतलब है एक हियरिंग लगनी, ठीक है। फिर हियरिंग में देखेंगे व्हाट इज हियरिंग, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, अपने एविडेंस कैसे सबमिट करते हैं, ठीक है।
तो ये सब देखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें मैं आपको एडिशनली में समझाऊंगा, जैसे किसी का ट्रेडमार्क रिन्यू करना है, ठीक है। रिन्यू में क्या होता है कि आपको 10 ईयर के लिए ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जो आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है अगर वो एक्सपायर हो गया है, ठीक है, तो आपको कैसे रिन्यू होगा, ठीक है, उसके रिन्यूअल के लिए कौन से फॉर्म है, कैसे आप रिन्यू करोगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। साथ में ये भी समझाऊंगा कि आप अगर ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस करो, किसी ने कोई ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है, अगर आपके पास उसके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आया है, तो उस केस में आप अपने अटॉर्नी कैसे चेंज करोगे। फिर उसके बाद किसी का ट्रेडमार्क ट्रांसफर भी करना है, ठीक है, एक से दूसरे को ट्रांसफर करना है, तो वो वाले फॉर्म्स भी कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सिलेबस रहने वाला है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आप क्या चीज सीखने वाले हो इसके अंदर में, और एक ट्रेडमार्क कैसे किस प्रोसेस के साथ गुजरता है। आइडिया लगा? जो नए हैं जिनके लिए ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस नहीं है, यस सर। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि आप क्या चीज सीखने वाले हो, ठीक है, इसके अंदर। अब मैं आपको वो चार्ट वेबसाइट दिखा देता हूं पहले, तो फिर आपको काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कहां पे कर रहे हो, आईपी इंडिया। सबसे क्या है, पहले क्या काम है आपका, जो मेन वेबसाइट है वो तो है भैया हाँ जी, ये अपनी मेन वेबसाइट है ipindia.gov.in/index.htm, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जितने भी आईपी इंडिया के अंदर होते हैं, जैसे कि पेटेंट हो गया, डिजाइन हो गया और ट्रेडमार्क हो गया, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। तो हम ट्रेडमार्क सीख रहे हैं तो हम ट्रेडमार्क का देखेंगे, ठीक है। तो आप ट्रेडमार्क वाले इस वाले लिंक पे क्लिक कर दो। जब आप इस वाले वेबसाइट पे आओ ना, तो यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है स्टार्टिंग ऊपर में ट्रेडमार्क लिखा हुआ, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर दो, इसके ऊपर क्लिक करो, तो आप किसके वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, आप ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट डिजाइन, ठीक है, एंड ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन इंडस्ट्री। अब ये ट्रेडमार्क वाले की वेबसाइट, ठीक है तो आईपी इंडिया की, बट ये ट्रेडमार्क के लिए फंक्शन करती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 4 बॉक्स आपको दे रखा है, देखो पहले ही। पहला है कंप्रिहेंसिव ई फाइलिंग ऑफ द ट्रेडमार्क, दूसरा है पब्लिक सर्च, तीसरा है ट्रेडमार्क स्टेटस, और चौथा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो, ठीक है। इसके लिंक्स आपको यहां भी दे रखे हैं, कंप्रिहेंसिव फाइलिंग, पब्लिक सर्च, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस, लीगल सर्टिफिकेट और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। अब सपोज सबसे पहले तो अगर आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आपका यूआरएल है, ठीक है, ये यूआरएल है। और यहाँ पे जब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है, आपको एक दिखा देता हूं। जब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको एक पोर्टल मिल जाएगा। ये एक अटॉर्नी का कोड है, ठीक है, अटॉर्नी का यूजर आईडी पासवर्ड है, जिसमें आपको ये सारे यहाँ से सारे फॉर्म्स वगैरह, ठीक है, यहाँ से फॉर्म्स है, हिस्ट्री है, ये आपको एक पोर्टल मिलेगा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन सारी वर्क कर सकते हो ट्रेडमार्क, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा पूरा, ठीक है, पूरे पोर्टल को एक्सप्लोर कर देंगे कि भैया कौन से फंक्शन कहाँ कहाँ दे रहे हैं, ठीक है। फिर जब हमारे पास ट्रेडमार्क का काम आता है, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, क्या काम होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है क्या काम होता है। ट्रेडमार्क क्या करेंगे, सर्च करना है, क्लासेस वगैरह पता करना है, पहले क्लास भी पता करेंगे और साथ में हम सर्च भी करेंगे, ठीक है। तो सर्च के लिए ये ट्रेडमार्क सर्च पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना होता है कि आप स्टार्ट विद देन सर्च करना है, कंटेंट करना है, मैच विद करना है। यहाँ थोड़ा सा डिटेल डालोगे, जैसे ये डाला, फिर यहाँ लिखोगे कि इस क्लास में दिया। मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा, जब ये सर्च करना अच्छे से समझाऊंगा तो, ठीक है। फिर सर्च करोगे तो ये आपको बताएगा कि जो आपने वर्ड सर्च किए है ना, उससे मिलते जुलते कितने ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ये आपका सर्च पोर्टल है, ठीक है। इस सर्च पोर्टल पे आपको वेल नोन ट्रेडमार्क की लिस्ट पड़ी है, क्लास की डिटेल पड़ी है, यहाँ पे क्लास डिटेल है, यहाँ वेल नोन ट्रेडमार्क की लिस्ट पड़ी है, ठीक है, प्रोहिबिटेड मार्क की है, विना कोड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये सारा मैं आपको इस पूरे, जब इस पे स्पेशल एक क्लास लूंगा तो मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमें पोर्टल दे रखा है, क्या दे रखा है नेक्स्ट हमें पोर्टल, ट्रेडमार्क स्टेटस। ट्रेडमार्क स्टेटस। तो जी हमने ट्रेडमार्क का स्टेटस जानना है। जैसे मान लो ये रजिस्टर्ड है, यहाँ पे रजिस्टर्ड ना होता है, ये एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। तो स्टेटस जानना है तो इस वाले पोर्टल पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करोगे और ये आप कहाँ पहुंचोगे, ई रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क ई रजिस्टर्ड के पेज पे। यहाँ पे सारा कुछ आपको मिलेगा कि ट्रेडमार्क का भी स्टेटस क्या है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या इशू हुई है, सामने वाली पार्टी ने अपोज किया है तो अपोजिशन नोटिस में क्या आया है, काउंटर रिप्लाई आपने क्या फाइल किया है,
आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो भी कुछ हुआ है, डिपार्टमेंट ने कुछ अपलोड किया है, किसी पार्टी ने अपलोड किया है, आपने अपलोड किया है, वो सारी डिटेल आपको इस ई रजिस्टर्ड पेज पे मिलेगी और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ हम जैसे ही डालेंगे तो मैं डिटेल में आपको पूरा समझाऊंगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा ब्रीफ में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। सर अगर किसी ट्रेडमार्क का जजमेंट देखना हो तो देख सकते हैं सेम पोर्टल पे। जजमेंट में मतलब मान लीजिए किसी कोई लिटिगेशन में कोई रहा हो, कोई ट्रेडमार्क है ना, लिटिगेशन का मैटर रहा हो और उस पर कोई जजमेंट आई हो तो उसको अगर देखना हो तो नहीं, वो नहीं देख सकते। अच्छा जजमेंट की कॉपी ले सकती हो आप टीएमएम से। अच्छा ठीक है, ओके देखो ये आ रहा है ना, अब देखो ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है 2000 का, यूजर डिटेल ये आ रही है, एप्लीकेशन 2001 में हुआ है और इसने रिन्यू नहीं कराया, तो ये लिख रहा है ट्रेडमार्क इज लाइकली टू बी रिमूव ड्यू टू द नॉन अवेलेबल रिन्यूअल रिक्वेस्ट। ठीक है, विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। यहाँ पे सब कुछ आपको गिवन कराया जाता है कि ट्रेडमार्क का क्या स्टेटस है, ऑपरेशन सर्टिफिकेट, आपकी एप्लीकेशन, आपकी जितने भी पीआर रिमाइंडर कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये सब कुछ। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो ये है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ छोड़ देते हैं, हम इसके लिए जाएंगे। ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जब हम ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें टर्म डालना होता है। ये देख रहे हो टर्म, अब ये जैसे डाला ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ में टर्म डालने होते हैं। तो ये टर्म हमें क्या लिखना है, कौन से टर्म एक्सेप्टेड है टर्म्स, वो आपको ये टीएम क्लास वाली बताती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सर्च टर्म और क्लास डाल के ये चेक करते हैं कि हमारा जो ट्रेडमार्क का, जैसे इसने लिखा है सपोज करो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बाकी डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, और क्लास हमने इसको देखा सपोज करो, इसने अप्लाई किया क्लास 15 डाल के, और यहाँ पे एक इंडिया डालना होता है ऐसे करके। ठीक है, और जब सर्च करते हैं तो ये में टर्म बताता है, ये सारे टर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब हम ऐसा नहीं कि अपने तरीके से लिख देंगे, जो डिस्क्रिप्शन है ना, ऐसा नहीं है कि जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, जो डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है फॉर्म के अंदर में, वो डिस्क्रिप्शन अपने तरीके से नहीं लिख सकते अपने लैंग्वेज में। जो टर्म एक्सेप्टेड है, अब ये आप कहोगे सर ये सारे टर्म एक्सेप्टेड है, नहीं। अगर इंस्ट्रूमेंटल ऐसे लिख दोगे अपने डिस्क्रिप्शन में, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल यहाँ पे नहीं आ रहा तो नहीं एक्सेप्टेड होगा। तो हमें चेक करना होता है कि हमारे इस वाले में कौन कौन से टर्म एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो ये 4 वेबसाइट है जिसका आप यूज करते हो ट्रेडमार्क पूरे प्रोसेस के काम। ठीक है, तो इन सबको हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, और एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ये सारा काम कैसे करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको नोट्स भी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको ड्राफ्ट भी दूंगा, जो आपको ड्राफ्ट रिक्वायर है। ठीक है, जो ड्राफ्ट आपको रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। ठीक है, हाँ जी, अब मैं आपको सिखाता हूं कि जो ट्रेडमार्क की जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से फॉर्म्स जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखो ये फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल जो कि दिया गया है, फर्स्ट शेड्यूल ट्रेडमार्क रूल 2017 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला फॉर्म है वो है टीएमए का। ठीक है, टीएमए का फॉर्म है। ठीक है, हम ट्रेडमार्क की जो फाइलिंग है ना, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए हुए, आप फिजिकली मोड में भी कर सकते हो और आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल मोड्स की फीस अलग है। ठीक है, और ऑनलाइन की फीस अलग है। ठीक है, जनरली फिजिकल मोड की फीस जो है वो 500 से 1000 के बीच में वेरी करती है, अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहला फॉर्म है टीएमए का। ये फॉर्म यूज किया जाता है एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क और ए कलेक्टिव मार्क और सर्टिफिकेशन मार्क और ए सीरीज ऑफ ट्रेडमार्क फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग वन और मोर देन वन क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फॉर्म यूज किया जाता है वो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। या तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन करोगे, कलेक्टिव मार्क के लिए करोगे, सर्टिफिकेशन मार्क के लिए करोगे, सीरीज ऑफ ट्रेडमार्क के लिए करोगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सारे ट्रेडमार्क कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा होता है। ठीक है, अब फीस जो होगी वो वेरी करती है। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रैक्टिस में कि क्लाइंट पूछता है सर फीस कितनी लोगे। ठीक है, तो प्रोफेशनल फीस तो चलो हम जी अपने डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट की फीस कितनी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने इसको 2 पार्ट में बांटा है। ठीक है, डिपार्टमेंट ने बोला है कि इंडिविजुअल, स्टार्टअप और स्मॉल एंटरप्राइजेस। इंडिविजुअल के नाम से एप्लीकेशन होगी या कोई स्टार्टअप, अगर हमें जिसके पास स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है, स्टार्टअप का मतलब जिसके पास स्टार्टअप इंडिया DPIT रिकॉग्नाइज का
सर्टिफिकेट है या फिर वो स्मॉल एंटरप्राइजेज होगा, तो उसके लिए जो हमारी फीस होगी फिजिकल मोड में हम 5,000 लेंगे और फॉर ई फाइलिंग हम 4,500 लेंगे, 4,500 रुपीज। ठीक है। अदर देन केसेज में किसी कंपनी के नाम पे कर रहे हैं, वो स्मॉल एंटरप्राइजेज नहीं है, कोई एलएलपी है, कोई पार्टनरशिप है, वो स्मॉल एंटरप्राइजेज नहीं है। ठीक है। कोई ज्वाइंट एप्लीकेशन जा रहा है, ठीक है, समझ गए, कोई ट्रस्ट के नाम पे ले रहे हैं, कोई सोसाइटी के नाम पे ले रहे हो, ठीक है, तो अदर देन इंडिविजुअल स्टार्टअप और स्मॉल एंटरप्राइजेस के केस में जो फीस होगी वो होगी फिजिकल मोड में 10,000 की, और जो हमारी ई फाइलिंग मोड में होगी वो 9,000 की होगी। तो फीस वाले पार्ट में किसी को कोई क्वेरी है तो पूछो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, क्लाइंट पूछता है फीस कितनी होगी, तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी है फीस को लेके? ये गवर्नमेंट फीस है। हाँ, ये गवर्नमेंट फीस की बात कर रहे हैं। फिजिकल फाइलिंग करेंगे, जाके फाइल करेंगे, मैनुअली जाके सबमिट कराएंगे तो ये फीस लगेगी, और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ये फीस लगेगी। अब एक एक करके क्वेरी पूछिए, किसी की कोई क्वेरी है? मैं 2 मिनट के लिए क्वेरी सेशन ओपन करता हूं इसमें। हाँ जी सर, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर एमएसएमई का सर्टिफिकेट होगा स्मॉल कैटेगरी में, तो उसका केसेस में 4,500 हो जाएगा, करेक्ट? बिल्कुल। अगर एमएसएमई उसका नहीं रहेगा तो 10,000, मतलब 9,000 फॉर ई फाइलिंग एंड 10,000 फॉर फिजिकल। हाँ, 9,000 फॉर ई फाइलिंग, 10,000 फॉर फिजिकल। ठीक है। So the class of organization that can be like anything, like from cooperative to not cooperative. I mean LLP, private limited, whatever the organization is. If the MSME small category certificate is there, then the fees would be 4,500. Correct? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। तो और किसी की कोई क्वेरी है? फिर मैं एक साथ आंसर करता हूँ। सर, ये जो इंडिविजुअल स्टार्टअप और स्मॉल वाली कैटेगरी है ना, सर उसमें स्टार्टअप तो अपन समझ लिए, इंडिविजुअल और थोड़ा स्मॉल एंटरप्राइजेस समझ गए सर। स्टार्टअप समझ गए? स्टार्टअप समझ गया। ठीक है। इंडिविजुअल स्मॉल समझा दो। ओके, ठीक है। और कोई? सर, इसमें कुछ टर्न ओवर का वगैरह रहता है क्या, कि हाउ दे कैन कैटेगराइज द स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीन्स इंडिविजुअल कैसे? इंडिविजुअल को तो समझ आया कि सिंगल पर्सन के नाम पे होगा, तो लेकिन स्टार्टअप्स एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का क्या रहेगा, कि स्टार्टअप 1 ईयर 2 ईयर्स कैसा है उनका, और स्मॉल एंटरप्राइजेस का क्या टर्न ओवर पे रहता है या कैसा है? ठीक है। ओके, दिस इज बेसिकली एमएसएमई वाला सर्टिफिकेट ना। हाँ, मैं समझाता हूँ। अब देखो, अब 3 क्वेरी निकल के आई। पहली क्वेरी निकल के आई थी कि सर स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है, पहली चीज। ठीक है। तो जो ये फीस है ना, ये 4,500 और 9,000 सिंपल है, सिंपल लो, समझ लो, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिविजुअल का मतलब मेरे नाम पे सिंगली अप्लाई हो रहा है, मैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रन करूं या मैं अपने इंडिविजुअल नेम के ऊपर लूं, मैं रजिस्ट्रेशन दोनों तरीके से ले सकता हूं। ठीक है। मेरी कंपनी गौरव कुमार एंड कंपनी अगर है, सपोज दैट, ठीक है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन जो लिया है वो अपने नाम एज ए ट्रेडिंग एज गौरव कुमार एंड कंपनी डाला है। ठीक है। उसके अंदर तो मेरी फीस रहेगी 4,500, या फिर मैं सिंपल गौरव कुमार के नाम पे ही ले रहा हूं तो भी मेरी फीस रहेगी 4,500 की। ठीक है। ऑनलाइन मोड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जो उसके अलावा जितने भी कैटेगरी हैं उसको अदर देन इंडिविजुअल उन्होंने बोला है। ठीक है। उनके लिए 9,000 रुपए की फीस उन्होंने बताई है कि इंडिविजुअल के अलावा कोई भी बंदा आएगा मुझसे 9,000 रुपए लेंगे, लेकिन वहां पे रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है। रिलैक्सेशन क्या दिया है कि वो कहते हैं कि अगर आपके पास स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है, स्टार्टअप इंडिया का DPIT वाला सर्टिफिकेट है, ठीक है, और उसकी स्टार्टअप इंडिया का ऑलरेडी एक क्राइटेरिया है कि भाई आपकी टर्नओवर क्या होनी चाहिए, 100 करोड़ से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपके पास DPIIT का सर्टिफिकेट है स्टार्टअप इंडिया का, तो उस केस में जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, LLP कंपनी होगी या पार्टनरशिप कंपनी होगी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या OPC कंपनी है, जो भी कंपनी है, उस केस में हम आपसे जो फीस लेंगे वो कितनी की लेंगे? 4,500 की लेंगे। ठीक है। तो स्टार्टअप का मतलब समझ गए? स्टार्टअप का मतलब जो कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड OPC हो या LLP हो, ठीक है, या फिर प्रोड्यूसर कंपनी हो या पार्टनरशिप हो, इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिनके पास DPIT का सर्टिफिकेट है, DPIT रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है, उनके लिए वो कहे जाएंगे अंडर स्टार्टअप, और उनके लिए जो फीस रहेगी 4,500 की रहेगी। ठीक है। अब स्मॉल एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है कि जो अदर पर्सनल है, जितने भी इंडिविजुअल के अलावा जितने भी अदर पर्सन है, चाहे वो
अपार्ट फ्रॉम ज्वाइंट एप्लीकेशन, सिर्फ ज्वाइंट एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी जितने भी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, लिमिटेड हो, ओपीसी हो, सेक्शन 8 हो, ठीक है, चाहे वो एलएलपी हो, पार्टनरशिप हो, ठीक है, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, किसी के पास भी जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन जिनके पास है, कौन सा रजिस्ट्रेशन, जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। उद्यम रजिस्ट्रेशन किसको मिलता है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में जो है उनको मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है तो उस केस में हम आपसे फीस कितना लेंगे, 4500 रुपीज। क्लियर है, ठीक है। तो जो टर्नओवर फॉर स्मॉल है ना, वो रिटर्न है किसमें, एमएसएमई एक्ट में, और वहां पे आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग में आपको स्टेटस मिलता है माइक्रो स्मॉल या मीडियम का, ठीक है। तो अगर आप उनके टर्नओवर की कैटेगरी में फॉलो करते हो, उसके ऊपर चले जाओगे तो आपको ये सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस टर्नओवर के कैटेगरी में अगर फॉलो करते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप अपनी फीस कितनी पे करोगे, 4500 रुपीज की, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितने भी क्लाइंट आपके हैं वो कहते हैं कि भाई मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे मुझे अपना ट्रेडमार्क लेना है, तो यू विल आस्क हिम कि सर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है क्या। अगर एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो आप उसको यूज कीजिए। उसमें एक टेक्निकल पॉइंट है जो कि मैं आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट एक दिखाऊंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज आपको फीस 9000 की फीस पे करनी पड़ेगी। आपने एमएसएमई सर्टिफिकेट लगाया है, आपने स्मॉल एंटरप्राइज चूज किया है, फिर भी आपको 9000 रुपीज की फीस पे करनी पड़ सकती है, ठीक है, अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एमएसएमई सर्टिफिकेट में नहीं देखा तो, ठीक है। वो मैं जब आपको एप्लीकेशन बताऊंगा उस समय आपको समझाऊंगा, ठीक है। अदर केस में आपको अगर ज्वाइंट एप्लीकेशन कर रहे हो तो ज्वाइंट एप्लीकेशन केस में आपको 9000 रुपीज की ही फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं टीएमओ की। टीएमओ फॉर्म अभी मैंने आपको डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। टीएमओ फॉर्म यूज किया जाता है नोटिस फॉर अपोजिशन, ठीक है, या नोटिस फॉर अपोजिशन और रिप्लाई टू अपोजिशन, जिसे बोलते हैं काउंटर रिप्लाई, ठीक है। तो ऑन अ नोटिस ऑफ अपोजिशन अंडर सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 64 66 और 73 और द एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर अंडर सेक्शन 47 257 68 77 or the application under the rule 99 103 135 140 or an application under the section 25 of the geographical indication of the goods regulation and the protection act 1999 to invalidate a trademark or counter statement, to invalidate a trademark or a counter statement, invalidate a trademark मतलब notice of opposition, ठीक है, और a counter statement related thereto. note fees is for the each क्लास अपोज्ड और काउंटर स्टेटमेंट फाइन, ठीक है। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फीस होती है ना वो पर क्लास की होती है। अगर आपका ट्रेडमार्क कभी क्लाइंट कहता है कि मेरे को 2 क्लास में इकट्ठे अप्लाई कर दो, तो कहोगे सर दोनों की फीस पे करनी पड़ेगी आपको, गवर्नमेंट आपसे 2 क्लास की फीस लेगा। अगर कहोगे 5 क्लास में अप्लाई कर दो तो गवर्नमेंट आपसे 5 क्लास की फीस लेगा, ठीक है। तो ईच क्लास की फीस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपोजिशन में है जो फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप अपोज भी करते हो तो भी फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, 2700 की। यहाँ पे कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं है। आप अपोज करना चाहते हो तो 2700 करो, और अगर अपोज किसी ने कर दिया तो काउंटर रिप्लाई आपको फाइल करना है, तो अगेन आपको कितने की फीस पे करनी पड़ेगी, 2700 की, ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्म यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, टीएमओ। क्लियर है, कोई क्वेरी? सर ईच क्लास मीन्स, ईच क्लास मीन्स ट्रेडमार्क के टोटल एक क्लास जो है वो क्लास 1 से लेके क्लास 45 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि जो क्लास अपना आता है क्लास 1 to 34 ये है गुड्स के लिए, ठीक है। अगर हम गुड्स के लिए ट्रेडमार्क ले रहे हैं, ठीक है। और क्लास 35 to 45 ये आता है सर्विस के लिए। किसके लिए आता है, सर्विस के लिए। अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या बिजनेस नेम को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सपोज करिए कैलकुलेटर है, क्या ये कैलकुलेटर है, तो ये गुड्स है या सर्विस है, बताओ? गुड्स, ये गुड्स है, ठीक है। तो जब ये गुड्स है, ठीक है, तो उस केस में ये कैलकुलेटर जो है अगर ये गुड्स है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसको मैं गुड्स वाली कैटेगरी में रजिस्टर कराऊंगा। और इसके ब्रांड क्या है, कैसियो, क्या है, कैसियो। तो कैसियो को मैं जब रजिस्टर कराऊंगा ना तो उसको गुड्स के क्लास में रजिस्टर कराऊंगा, और उसका जो क्लास होता है वो क्लास 9 होता है। क्या होता है, क्लास 9। तो
इसको रजिस्टर किस में कराऊंगा, 9 में। तो अगर मैं इसको चाहता हूं कि कैसियो जो ब्रांड है इसको क्लास 9 में भी कराऊं, क्लास 1 2 में भी कराऊं, क्लास 35 में भी कराऊं, तो मुझे ईच क्लास की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं इसको 3 क्लास में रजिस्टर कराऊंगा, क्लास सपोज करो मैंने इसको रजिस्टर कराया क्लास 9 में, मैंने फिर बोला मैं क्लास 10 में भी रजिस्टर करा लेता हूं और क्लास 35 में भी रजिस्टर करा लेता हूं इसके नेम को, तो मुझे टोटल जो फीस पे करनी पड़ेगी एप्लीकेशन के लिए वो 4500 अगर मैं इंडिविजुअल के बेसिस पे जा रहा हूं या इन पे जा रहा हूं तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। क्लियर है? और अगेन सेम क्लास में मैं डिफरेंट क्लास को अपोज कर रहा हूं, जैसे मेरे किसी पर्सन ने अप्लाई किया कैसियो, मैंने क्लास 9 में करा, क्लास 35 में भी करा था, लेकिन जिसने अपोज किया वो सिर्फ क्लास 9 के लिए अपोज किया है। अगर उसको क्लास 35 में भी अपोज करना है तो उसको सेपरेट फीस क्लास 35 की भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, To which class is appropriate? How could you decide that which one is that you need to identify which class is appropriate for them. ठीक है, जो बड़े ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं, वो सारे क्लास में रजिस्टर कराते हैं। ठीक है, जो भी उनके रिलेवेंट क्लास लिस्ट ऑफ क्लासेस मुझे मिल सकता है क्या? हाँ, वो सारा मैं दूंगा, मैं आपको सारा दूंगा, दैट ऑल विल प्रोवाइडेड। मैं आपको डिटेल में वो डिस्कस भी करेंगे हम क्लासेस को, मैंने बताया था ना कोई एक क्लास डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसका जब रजिस्टर कराना है तो भी क्लासेस के अकॉर्डिंग फीस, और जब अगर अपोज करना है तो भी क्लासेस के अकॉर्डिंग फीस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है, ठीक है, टीएमओ के बाद वो हमारा फॉर्म है टीएमआर। ठीक है, अब टीएमआर जो यूज किया जाता है वो रिन्यूअल के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था? आफ्टर 10 years we need to renew the trademark. आफ्टर 10 year ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ जी। तो जो रिन्यूअल है हमें 10 साल में करना है, यानी कि हमारे सर्टिफिकेट पे जब लिखा है कि ये इस डेट में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट हमारा क्या होगा, इस डेट में एक्सपायर हो जाएगा, तो भाई डेट से पहले हमें उसको क्या करना है, रिन्यूअल करना है। ठीक है, तो रिन्यूअल करने के लिए जो हम फॉर्म यूज करेंगे वो यूज करेंगे टीएमआर का। ठीक है, और टीएमआर के लिए जो हमारा फीस जाएगी वो ऑनलाइन मोड में 9000 रुपीज जाएगी और ऑफलाइन मोड में 10,000 रुपीज जाएगी। क्लियर है? ऑनलाइन मोड में कितनी जाएगी, 9000 और ऑफलाइन में 10,000 रुपीज। क्लियर है? अगर हम ट्रेडमार्क रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं तो ट्रेडमार्क रिन्यूअल में क्या होगा कि हमें ईच ट्रेडमार्क की इसकी ईच ट्रेडमार्क के लिए अलग से 9000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रेडमार्क की जो रिन्यूअल है वो एप्लीकेशन फॉर्म एज इट इज जाती है, उसमें आप चेंजेस वगैरह कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो हम फॉर्म यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, टीएमआर का। क्लियर है? यस सर। अब इसमें रिन्यूअल के केस में क्या होता है, अगर आप टाइमली रिन्यूअल करोगे, ठीक है, तब तो आपका ये फीस जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो आप डेडलाइन को मिस कर गए, ठीक है, आप डेडलाइन को मिस कर गए, उस केस में क्या होता है, तो अगर आप डेडलाइन को मिस कर गए तो उसके लिए रूल है। इसमें क्या है कि अगर हम डेडलाइन को मिस कर गए तो डेडलाइन मिस करने के बाद हमें एक टाइम दिया जाता है, ठीक है, कि आप उस टाइम तक अपनी क्या करो, रिन्यूअल कर लो ट्रेडमार्क, एक सरचार्ज फीस के साथ। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल विद सरचार्ज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 ऑफ फॉर ईच क्लास। ठीक है, यहाँ पे ऑफलाइन मोड में ये आ रहा है 5000 प्लस रिन्यूअल फीस, 5000 प्लस रिन्यूअल फीस एप्लीकेशन अंडर एंट्री 3 एंड 4500 प्लस रिन्यूअल फीस एप्लीकेशन अंडर 3, यानी कि इस वाले केस के लिए 5000 और ऑनलाइन के लिए 4500। तो जो भी हमारी रिन्यूअल फीस है, यानी कि सपोज 9000 रिन्यूअल फीस है तो साथ साथ में हमें 4500 का अलग से सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, ऑफलाइन के लिए जा रहे हैं, तो हमें ये अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल विद द सरचार्ज रिस्टोरेशन एंड द रिन्यूअल ऑफ द ट्रेडमार्क अंडर 25 सबसेक्शन 3 एंड 25(4) फॉर ईच क्लास, अगेन यहाँ पे मुझे 9000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताया था ना कंपनी और उसके केस में। ठीक है, तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, तो रिन्यूअल के केस में हम जो फॉर्म यूज करेंगे वो टीएमआर का होता है, और अगर हम डेडलाइन मिस ना करें तो नॉर्मल फीस 9000 की है, और डेडलाइन अगर मिस कर जाते हैं तो वहां पे हमें सरचार्ज पे करना पड़ेगा 4500 और 9000 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टीएमटी पे। टीएमटी जो फॉर्म यूज होता है वो यूज होता है ट्रेडमार्क ट्रांसफर के लिए। मेरे नाम पे ट्रेडमार्क है, मैं आपके नाम पे ट्रेडमार्क ट्रांसफर करना चाहता हूं। ठीक है, तो उस केस में ये फॉर्म यूज होता है। तो लिखा हुआ है ऑन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 45 टू रजिस्टर अ सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटर इन केस ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसफर ऑफ ईच
ट्रेडमार्क। ठीक है, आपके जितने भी ट्रेडमार्क है क्लासेस हैं, जिन क्लासेस में ट्रेडमार्क ले रखा है, उनको अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो किसी दूसरे पर्सन को, यहाँ पे ध्यान रखना ट्रेडमार्क के अंदर में ऑनर को जो बोला गया है वो बोला गया है प्रोप्राइटर। ट्रेडमार्क का जो ऑनर है उसे बोला गया है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब ये नहीं कि एक इंडिविजुअल फॉर्म है। प्रोप्राइटर का मतलब जिसके नाम पे जो एप्लीकेंट है, जिसके नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, ज्वाइंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में जो फीस लेंगी गवर्नमेंट वो लेगी 9,000 रुपीज टीएमपी के लिए। फिजिकली मोड में जाओगे तो 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ऑन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर द सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 और फॉर द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 41 और डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार फॉर एडवर्टाइजमेंट और असाइनमेंट विदाउट गुडविल अंडर सेक्शन 42 और एड ऑल्टर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अंडर सेक्शन 59(1) for the each trademark or conversion for a specific under section 60 for each trademark। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम ट्रांसफर के लिए जाते हैं तो इसकी एक एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, इसकी एक डिपार्टमेंट क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है और एडवर्टाइजमेंट के बाद ही उसको अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो प्रोसेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करती है, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे गुडविल को देखते हुए या फिर मेरे गुडविल पे, ठीक है, हम इसको बिना एडवर्टाइज किए ट्रांसफर कर दें, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट फीस पे करनी पड़ेगी 2,700 की ऑनलाइन और 3,000 की ऑफलाइन। ठीक है, यहाँ पे ऑन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर अप्लाइंग फॉर डायरेक्शन अंडर द सेक्शन 42 फॉर एडवर्टाइजमेंट और असाइनमेंट विदाउट गुडविल और एक्सटेंशन ऑफ द टाइम ऑफ द रजिस्ट्री ऑफ द कंपनी सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटर फॉर ट्रेडमार्क अंडर सेक्शन 46 ऑफ सबसेक्शन 4 or the consent of the registrar to the assignment or the transmission of a certification trademark under the section 43 or a change or a name or a description of registered proprietor or a registered user of a trademark under section 58 of the each trademark। यहाँ पे जो फीस लेंगे वो 1,800 एडिशनल लेंगे और 2,000 एडिशनल लेंगे ऑफलाइन के लिए। तो ये जो फीस है ना ये एडिशनल है एज पर द रिक्वायरमेंट। इसका मैं आपको अलग से टीएमपी जब हम फॉर्म यूज करेंगे ना देखेंगे तो टीएमपी में आपको ये पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये समझ में कैसे आपको आएगा। ठीक है, वहां पे ये क्या होता है और ये किस केस में आपको ये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली आप ट्रांसफर जा रहे हो तो 9,000 की फीस है। अगर आप इन दो केसेस में फॉल करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको एडिशनली 2,700 और 1,800 पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो फॉर्म यूज होता है वो यूज होता है टीएमयू। ठीक है, टीएमयू ये एक्सेल फाइल में शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, ये एक्सेल फाइल में आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, इसमें आपको सारा कुछ गिवन है। ठीक है, ये पूरा फॉर्म के साथ है, फॉर्म क्या है, कैसा दिखेगा फॉर्म, भी सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म टीएमयू पे। तो टीएमयू जो फॉर्म यूज होता है वो होता है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 49 ऑफ टू ए रजिस्टर्ड यूजर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और ऑन एप्लीकेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 of section 50 to vary the entry of a registered user of one trademark where the trademark are covered by the same registered user in respect of the each of them or on application under the clause B, C, D of the subsection 1 of section 50 for cancellation of entry of a registered user of one trademark or on notice under rule 95 sub rule 2 of the intention to intervene in one proceeding for variation or cancellation of entry of a registered user of a trademark। ठीक है, not applicable again the fees is applicable for the each class। तो वहां पे जो फीस है वो 4,500 की है और यहाँ पे 5,000 की है। फॉर्म जो है मैं आपको फॉर्म भी थोड़ा थोड़ा एक बार दिखाता चलता हूँ। ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर रजिस्टरिंग ऑफ द रजिस्टर्ड यूजर, variation of registered user, cancellation, registered user and notice of the intention to intervene in proceeding in cancellation or variation। ठीक है, ये पूरा फॉर्म है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप देखना चाहो रीड करना चाहो तो मैं ये फाइल जब आपके साथ आज शेयर करूंगा, ठीक है, तो आप ये पूरा इसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम पिछला वाला फॉर्म भी देख लेते हैं फटाफट। टीएमपी, ये टीएमपी है, यहाँ पे आपका किस लिए एप्लीकेशन फॉर पोस्ट रजिस्ट्रेशन चार्जेस इन द ट्रेडमार्क। ठीक है, टीएमपी ट्रांसफर के लिए असाइनमेंट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है भाई, फीस की डिटेल है। ठीक है, ये ऑनलाइन आपको इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेंट नेम है, ठीक है, रिक्वेस्ट एप्लीकेशंस है,
ठीक है, पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट है, ये सारा आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा टीएम आर है जो कि रिन्यूअल के लिए है, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्म है क्योंकि मैंने बताया इसमें कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अपने पास डिटेल डाल के आप यहाँ पे फीस पे करो, ठीक है। ये अपोजिशन है टीएमओ, ठीक है, अपोजिशन और एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन टू रजिस्ट्रार काउंटर स्टेटमेंट और डिफ्यूजल और इवैल्यूएशन ऑफ ए ट्रेडमार्क अंडर द ज्योग्राफिक इंडिकेशन, ठीक है। ये अपना टीएमओ यूज हो गया और ये हो गया टीएमके, ठीक है। ये सारे ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन थोड़ा आपको लगेगा कि ऑफलाइन फॉर्म बड़ा लेंदी है या टेक्निकल है, समझने वाली चीजें नहीं है, बट ऑनलाइन फॉर्म आराम से समझ में आ जाता है सारा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास टीएमसी, ये रिक्वेस्ट फॉर सर्च एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट अंडर द रूल 22 सब रूल 1 और इसकी फीस है 9,000 रुपीज और ये हमारा फॉर्म है फॉर्म टीएमसी, ठीक है। फिर ये है आपका रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेडाइट सर्च एंड इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट अंडर द रूल, ये छोड़ दो, इसकी फीस 30,000 रुपए शायद, नॉट अलाउड। बात करते हैं टीएमएम की। टीएमएम जो फॉर्म है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। टीएमएम जो फॉर्म है ना, ये ट्रेडमार्क एम फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है और ये कई सारे पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। ये कई सारे पर्पस के लिए यूज होता है। ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर मिसलेनियस फंक्शन इन रिस्पेक्ट टू ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शन के लिए यूज होता है, तो ऑन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, सर्टिफाइड कॉपी, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट particular of the advertisement to registrar, seeking ground for decision of the registrar, enter in the register and advertise a note of certificate of validity under rule 127 amendment in trademark application or particular of the advertisement of a trademark to registrar under rule 141। अब जो इसकी फीस है वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग वेरी करती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल फीस है वो 900 की है, ऑफलाइन में 1000। बट अगर आप किस काम के लिए इसको यूज कर रहे हो, ऑन एप्लीकेशन फॉर डिपोजिशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ए कलेक्टिव ट्रेडमार्क अंडर द सेक्शन 66 और अल्टरेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क अंडर द सेक्शन 74 और सीकिंग रजिस्ट्रार प्रीलिमिनरी एडवाइस और डिवीजन ऑफ एन एप्लीकेशन ऑल्सो, इस केस में आपको 300 की फीस ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी, 2000 की फीस ऑफलाइन पे करनी। फिर ऑन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ द रजिस्ट्रार डिसीजन और पिटीशन नॉट अदरवाइज चार्ज फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रार ऑर्डर और फॉर एनी इंटरडक्टरी मैटर इन ए कंटेस्टिंग प्रोसीडिंग और एनी अदर मैटर नॉट कवर्ड अंडर द फॉर्म टीएमएम, ठीक है, टीएमएम फॉर्म, उस केस में फीस जो है 2700, ठीक है। फिर नीचे आते हैं 4500 वाले फीस पे। ऑन रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सपेडाइट सर्टिफिकेट to registrar other than a certificate under section 23 subsection 2 of the act or certified copy of the document under the proviso of the rule 122 note for the entry in the respect of the each registered trademark or each document, वहां पे फीस कितनी है 4500 की नॉर्मल, ऑनलाइन में 5000 की ऑफलाइन। ऑन एप्लीकेशन अंडर द रूल 34 फॉर द एक्सपेडाइट प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत लोग करते हैं। आपने ट्रेडमार्क अपना फाइल किया, आप चाहते हो कि मेरा जो प्रोसेस है थोड़ा जल्दी जल्दी हो, मतलब नेक्स्ट स्टेज में जो प्रोसेस नेक्स्ट स्टेज में है, यानी एग्जामिनेशन रिपोर्ट जल्दी इशू हो जाए, ठीक है। तो उस केस में आपको ये फॉर्म यूज कर सकते हो। एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपने कर दिया, आपको लग रहा है कि यार हियरिंग में जा रही है, हियरिंग की डेट ही नहीं आई है अभी तक, ना डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है ना उसको हियरिंग की डेट दे रहा है, ठीक है। तो अगेन वो फॉर्म यूज कर सकते हो, यानी कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक लेके जाने के लिए आप ये फॉर्म यूज कर सकते हो टीएमएम। और यहाँ पे आपकी जो फीस होगी वो अगेन इंडिविजुअल स्टार्टअप स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 20,000 रुपए और ये ऑफलाइन में नहीं अवेलेबल, ये सिर्फ ऑनलाइन में है। और इन अदर केसेस कितने रुपए है 40,000 रुपीज ईच केस क्लास के लिए। और रिक्वेस्ट टू इंक्लूड अ ट्रेडमार्क इन द लिस्ट ऑफ वेल नोन ट्रेडमार्क, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ट्रेडमार्क है उनको लिस्ट कर लिया जाए वेल नोन ट्रेडमार्क में, तो वहां पे जो फीस है वो 1 लाख रुपीज फीस है, ठीक है। तो जो टीएमएम यूज होता है ना, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। मिसलेनियस फंक्शंस, राइट प्रोसेस,
ट्रेडमार्क में कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, आपको लीगल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको रजिस्ट्रार ने जो जजमेंट दिया उसकी कॉपी चाहिए, किस बेसिस पे जजमेंट दिया उसकी कॉपी चाहिए, ठीक है, वो सारा कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है, इसके थ्रू आप ले सकते हो, ठीक है। फिर आता है TMG। TMG है ऑन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन एज ए ट्रेडमार्क एजेंट, ठीक है, एज ए एजेंट। तो एजेंट एडवोकेट जो प्रैक्टिस में है उनको अटॉर्नी कोड मिलता है। अदर देन जो पर्सन है, अगर वो कोई CS है तो वो ट्रेडमार्क एजेंट का कोड ले सकता है। अदर देन पर्सन, उनको ट्रेडमार्क एजेंट का कोड तब मिलेगा जब वो एक एग्जामिनेशन पास करते हैं, और एग्जामिनेशन पास करने के बाद, ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन पास करने के बाद वो एजेंट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी पर्सन डायरेक्टली ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर जाके प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, उसकी कोई रोक नहीं, ठीक है। तो ऑन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन एज ए ट्रेडमार्क एजेंट अंडर रूल 147 एंड रूल 149, ठीक है, फॉर फीस कितनी है तो इसकी 4500 फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द नेम ऑफ ए पर्सन इन द रजिस्टर ऑफ ए ट्रेडमार्क एजेंट अंडर रूल 144 फॉर एवरी 5 ईयर टू बी पेड ऑन एंड बिफोर फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो रिन्यूअल कराना है तो 9000 रुपीज की फीस है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में 10,000। ऑन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द नेम ऑफ पर्सन टू रजिस्टर ट्रेडमार्क एजेंट अंडर द रूल 153 विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द रजिस्ट्रेशन, अगेन आपका नाम रिमूव कर दिया गया है तो 4500 रुपीज, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन फॉर द अल्टरेशन ऑफ एनी एंट्री इन द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क एजेंट अंडर रूल 154 900 रुपीज, ठीक है। अब ये है हैंडलिंग फीस फॉर सर्टिफिकेशन ट्रांसमिशन ऑफ द इंटरनेशनल एप्लीकेशन टू इंटरनेशनल ब्यूरो विद MM2E 5000। तो ये सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हमने आज डिस्कस किए जो फॉर्म्स हमें यूज करने हैं ट्रेडमार्क के अंदर में, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। सर ये एजेंट्स का क्या है कि CS एजेंट बन सकते हैं, सर उसका क्या बेनिफिट्स होंगे? कोई भी CS इन प्रैक्टिस है, ठीक है, हाँ वो जी सर। अपना एजेंट कोड ले सकता है। सर उसके क्या बेनिफिट होते हैं? बेनिफिट समझाता हूँ, खूब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप CS हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉग इन करा, लॉग इन किया था ना मैंने एक ट्रेडमार्क, हाँ जी सर। ये पोर्टल है, ये अटॉर्नी का पोर्टल है, ठीक है। जी सर। अटॉर्नी किसी का भी ट्रेडमार्क अपने डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू फाइल कर सकता है, अच्छा जी, ठीक है, पहली चीज समझ गए। अटॉर्नी किसी का भी ट्रेडमार्क अपने डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू फाइल कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से एजेंट भी किसी का भी ट्रेडमार्क अपने डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू फाइल कर सकता है। अदरवाइज अगर सपोज करो किसी एक्स पर्सन को, टैक्स कंसल्टेंट को ट्रेडमार्क अप्लाई करना हो किसी सेकेंड पर्सन का, या खुद भी अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, तो उसको अपना DSC बनवाना पड़ेगा, ठीक है। वो रिन्यूअल को रजिस्टर करेगा, अपने आप को पहले DSC बनवाएगा, फिर अपने आप को रजिस्टर करेगा इस पोर्टल पे, तब जाकर उसको ये पोर्टल का लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा। क्लियर है? ठीक है सर। और किसी की कोई क्वेरी? सर आप वो डिटेल्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह बताओगे क्या, कहाँ कैसा होता है, मतलब वेबसाइट पे? बिल्कुल बताऊंगा ना मैं आपको, ये पूरा फॉर्म बताऊंगा एक एक केस में, ये फॉर्म कैसे। अच्छा, विद लॉगिन एंड एवरीथिंग सिंस फ्रॉम स्टार्टिंग। हम स्टार्टिंग से करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन का यूजर ID पासवर्ड कैसे मिलेगा, अपने आप को अटॉर्नी कैसे रजिस्टर करोगे, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद अगर अटॉर्नी नहीं है तो एजेंट कैसे रजिस्टर करोगे, एजेंट नहीं है तो आप अपने आप को टैक्स कंसल्टेंट के रूप में किसी क्लाइंट का कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। ओके, एंड व्हाट अबाउट डिजिटल सिग्नेचर, मतलब वो भी फिर वैसे हमको करके लेना पड़ेगा, आप बताओगे? हाँ, डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए अगर आप लोग का डिजिटल सिग्नेचर्स का है तो डाटा आई कैन मेक अवेलेबल एट द कॉस्ट, ठीक है। और अगर क्लाइंट्स का लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक पोर्टल दे दूंगा, वहां से आप बाई करना। ओके ओके, ठीक है सर। पैरालीगल रजिस्ट्रेशन भी सेम वे में होगा ना, जैसे बाकी का बताया आपने? आई मीन पैरालीगल वन हु असिस्ट द अटॉर्नीज एंड ऑल इन दिस काइंड ऑफ वर्क्स ना, उस पे कोई लीगल डिग्री नहीं होती ना, उस तरह के जैसे कोई टैक्स कंसल्टेंट या लीगल कह लो, लीगल पर्सन, ठीक है, उनके लिए थर्ड होता है टू आप क्लाइंट के बिहाफ पे इस पोर्टल पे रजिस्टर करो उनके DSC से, ठीक है। अच्छा। जैसे आपको सपोज करो मेरा अप्लाई करना है, सपोज दैट आपको मेरा अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप मेरे नाम से यूजर ID पासवर्ड बनाओगे,
Okay. CFP के थ्रू मेरा एप्लीकेशन फाइल करो। Okay, okay, yes, good. ठीक है, हम्म, और किसी को कोई क्वेरी? सर एडवोकेट भी एजेंट बन सकते हैं क्या? एडवोकेट को एजेंट बनने की क्या जरूरत है? एडवोकेट अगर आप प्रैक्टिस में हो, ठीक है, तो जी। आपको अटॉर्नी कोड मिलेगा। अटॉर्नी कोड क्या उसके लिए डीएससी जनरेट करना पड़ेगा? आपका डीएससी आएगा बस, क्लाइंट की सिर्फ डीएससी मेरे की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर उस केस में। सिर्फ मेरे डीएससी जनरेट करने से ये बाकी सब कवर हो जाएगा जितने भी क्लाइंट आएंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा सर, और एक चीज बता दो मुझे सर, वो एलएलबी में सर एडवोकेट्स में एक गाइडलाइंस आती है ना कि अपन दूसरे काम नहीं कर सकते टाइप का, मतलब इफ आई एम फुल फ्लेज आई एम। नहीं 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 नहीं, देखो अगर आप सीओपी ले रहे हो, आपके ऊपर चॉइस है कि आप सीओपी किसकी ले रहे हो। अगर मैं सपोज जी। करो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो, आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट आल्सो, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी आल्सो, ठीक है, तो आई हैव अ चॉइस कि मैं सीओपी किसका लूं। अच्छा, ठीक है, इफ आई हैव टेकन द सीओपी ऑफ द सीए, ठीक है, तो मैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पर साइन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं एडवोकेट का सीओपी ले रखा हूं तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज सर ट्रेडमार्क के सिलसिले में अपन क्या कर सकते हैं? ट्रेडमार्क का तो काम कोई भी कर सकता है। अटॉर्नी का अगर लेता हूँ तो कोई इशू नहीं होगा नहीं? हाँ हाँ कर सकते हैं आप, अगर एडवोकेट इन प्रैक्टिस हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। अच्छा, एडवोकेट तो बेसिकली प्रैक्टिसिंग है, तो आप सिंपल लॉयर कहलाते हो। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस में हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा। आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सर वो तो है अपने पास, लेकिन दूसरी बात है कि वो एडवोकेट्स एक्ट में सर कुछ लिखा हुआ है गाइडलाइंस, जहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर कुछ और प्रैक्टिस नहीं कर सकते सर। कुछ और प्रैक्टिस में क्या मतलब ये ट्रेडमार्क है, तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि ट्रेडमार्क या ट्रेडमार्क तो लीगल है ना, ट्रेडमार्क तो एडवोकेट का मेन दायरा है, मेन काम है। आपकी आईपीआर प्रैक्टिस तो मेजर है ना। अब आपने एजेंट का बात बताया तो वही मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एजेंट आपको नहीं लेना ना, आपको ट्रेडमार्क का अटॉर्नी मिलेगा। अटॉर्नी मिलेगा, एजेंट नहीं मिलेगा, आपको अटॉर्नी मिलेगा। ठीक है, ओके। एजेंट उनके लिए, जब यहाँ देखो, यहाँ छोटा सा समझाता हूँ डाउट के लिए। देखो प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन है ना, यहाँ 3 आते हैं, प्रोप्राइटर, एजेंट और अटॉर्नी। ये अटॉर्नी उनको चूज करना है जिनके पास बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जो प्रैक्टिस में। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर, ये रोशन जी की बात से मैं भी थोड़ा सा वो था, ये शायद सही पूछ रहे थे, मेरे भी कुछ कंफ्यूजन थे इसमें, क्योंकि जो प्रैक्टिस ऑफ एरियाज एक अटॉर्नीज के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना सर, जो लीगल वे में होगा। लीगल प्रैक्टिस आप सारा कर सकते हो एज एन एडवोकेट। like some advocates are in a IPR and they want to practice in a banking and finance, they can go for that ना? दे कैन गो। आप सपोज करो मैं एडवोकेट हूँ, मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ आईपीआर की, मेरे पास एक पर्सन आया, उसने बोला चेक बाउंसेस का नोटिस भेज दो, तो आई एम एलिजिबल फॉर दैट, मैं भेज सकता हूँ नोटिस, मैं एडवोकेट। हाँ, they can send the notice कर सकता हूँ, मैं कोर्ट के केसेस देख सकता हूँ, मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, मैं लोकल कोर्ट जा सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बोला कि आप अगर सीओपी ले रखा है तो कोई आप अदर काम, जैसे कि भाई मैं अपनी दुकान नहीं खोल सकता ग्रोसरी की, तो उसका मालिक नहीं बन सकता, समझ गए। अगर मैं एडवोकेट इन प्रैक्टिस हूँ तो मैं अपने लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकता हूँ। लीगल स्कूल खोल सकता हूँ सर, स्कूल खोल सकता हूँ अगर लीगल प्रैक्टिस हूँ तो। स्कूल खोल के आप उसके प्रिंसिपल नहीं बन सकते। लेकिन दे कैन टीच इन अ कॉलेज सर, एडवोकेट कैन टीच इन अ कॉलेज है। टीचिंग का तो सर मिलता है ना परमिशन, जैसे सीएस को भी 4 आवर्स का टीचिंग परमिशन होता है। हाँ, टीचिंग का परमिशन लेना पड़ेगा। ओके। एक मिनिमम टाइम होता है कि आप इतने घंटे ही पढ़ा सकते हो, ज्यादा नहीं पढ़ा सकते। And advocate can be the sleeping partner as well, right? हाँ, स्लीपिंग पार्टनर, हाँ, नॉन प्रॉफिट पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। Yes. ठीक है, कोई भी फुल टाइम पोजीशन नहीं आपको लेनी, सिंपल सी बात है। नो फुल टाइम पोजीशन, नो पार्ट टाइम पोजीशन। ठीक है, एक्चुअली वो पेरोल पे नहीं रह सकते, दैट्स द मैटर। हाँ, that's the matter. हाँ, it's a fees. Only the service relating to the legal they are allowed to provide. हाँ. हम लोग बस फीस चार्ज कर सकते हैं, वी कैन नॉट टेक द प्रॉफिट और वी कैन नॉट टेक द सैलरी ऑल्सो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। जी सर, जी बहुत बढ़िया। और कैसा लगा क्लास, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। अमेजिंग सर, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग की ईच एंड एवरी क्वेरी को आने वाले क्लासेस में पूरा करूं, ठीक है, और आप लोग को एक बेटर ट्रेडमार्क कंसल्टेंट बना सकूं। ठीक है, जी सर, जी। Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, थोड़ा सा sir. request- जी सर, थैंक यू, थैंक यू। चलो सर ये Thank you, थोड़ा sir. सा request- बताइए। मैं बोल रहा था सर, अपने को सर थ्योरी थोड़ा कम समझ में आता है सर, प्रैक्टिकली थोड़ा, जैसे ये आपने पोर्टल वगैरह में बताया ना, मुझे ये ज्यादा अरे, अच्छा से समझ। अभी सर Practically मैं समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको क्या बोला अभी शुरू में समझाया ना कि हम जो ये थियोरिटिकल पोर्शन है वो रिकॉर्ड करके डाल दिया है मैंने आपको, वो आपके देखने के लिए है। मेरा पर्पस क्लास को प्रैक्टिकली लेने का है। जितना थियोरिटिकल सेक्शन शुरू में बताया नहीं, हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, आप देखते रहना अच्छे से। अच्छा, इसमें कोई असाइनमेंट तो नहीं हो सकता ना सर? किस तरह कैसे? नहीं, इसमें असाइनमेंट्स नहीं होंगे। असाइनमेंट मतलब पीडीएफ नोट्स वगैरह देंगे आगे। हाँ, हम मतलब एमसीक्यू भी लेके आ रहे हैं। सर ये डीएससी कैसे फाइल करते हैं हम? किस चीज का डीएससी लेना है? हाँ. वो मैं आपको ग्रुप में डालूंगा एक बार, जो आपका ग्रुप है ना उसकी लिंक डालूंगा, ठीक है? अच्छा, ठीक है. Okay, sir. थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर। चलो जी, थैंक यू सर, थैंक यू।